देखने में थोड़े ऐसे लगते हैं कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है। और आपने देखा भी होगा जो बौने लोग होते हैं वो देखने में थोड़े अलग प्रतीत होते हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि जो जीवाणु जनित बीमारियां हैं। ये क्या हो गया, चलिए पीपीटी पे सही करेंगे इसको। तो जो बैक्टीरिया या जीवाणु जनित जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं। एक फर्स्ट है कॉलेरा, है ना। तो इसका मतलब होता है हैजा। टाइफाइड आपने सुना ही होगा। डायरिया भी वही है कि वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो गए हैं। और दोनों लगभग सेम कंडीशन ही होती है। नेक्स्ट निमोनिया, है ना, कि जो लंग्स होते हैं उनमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है। प्लेग, ये प्लेग, हाँ। नेक्स्ट है टिटेनस, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस या कुष्ठ रोग, है ना। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये है क्या। जैसे मान लीजिए हैजा या कॉलरा है, तो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं कॉमा की आकृति के, जैसे उनको कहा जाता है विब्रियो कॉलेरी, है ना। जो हैजा है क्या कहते हैं, हैजा या कॉलरा है, वो किसके द्वारा होता है, विब्रियो कॉलेरी एक जीवाणु है। इसके द्वारा क्या होता है कि जो हमारी आंत होती है, मान लीजिए उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाता है कि आप बहुत जो खाना खा रहे हैं वो गंदा है, या जो आपने पानी पिया है वो अच्छा वाला नहीं है। तो क्या होता है कि जो ये जो बैक्टीरिया है भाई ऐसे सूक्ष्म जीव है, तो नॉर्मली वहीं पाए जाते हैं जहाँ का वातावरण थोड़ा ठीक ठाक नहीं होता। जैसे मान लीजिए पानी है, गंदा वाला मिट्टी है, इन जगहों पर। तो क्या होता है कि अगर हम इन स्थानों से कोई भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है कि इनके माध्यम से ये हमारे बॉडी के अंदर भी प्रविष्ट हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए बॉडी के अंदर प्रविष्ट हुए तो क्या करेंगे, ग्रोथ करते हैं, अपना डिवीजन करेंगे, अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। और इनका जो फूड है वो भी वही है। तो होता क्या है कि जो विब्रियो कॉलेरी है वो क्या करेगा, आप कह सकते हैं गंभीर अतिसार, डिसेंट्री हो जाती है, या आप कह सकते हैं वॉमिटिंग होना शुरू हो जाएंगी कुछ इस प्रकार से। और मान लीजिए अगर बहुत ज्यादा बॉडी में से वाटर लॉस हो रहा है, तो बाद में कंडीशन क्या होती है, डिहाइड्रेशन की। और आपने देखा भी होगा जब हैजा या डायरिया इत्यादि हो जाते हैं, तो बॉडी में डिहाइड्रेशन मोस्टली हो जाता है, क्योंकि वो वॉमिटिंग हो रहा है, बॉडी का पानी कंटिन्यू निकल के जा रहा है। तो दूसरा है टाइफाइड, जिसको कहते हैं मोती झरा, मैम, है ना। किसके द्वारा होता है, हाँ। आपने जो इसका बैक्टीरिया का नेम बताया था उसे बता देना फिर से। विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। ओके मैम। हाँ उसको विब्रियो कॉमा भी कहते हैं और विब्रियो कॉलेरी भी कहते हैं। और जो मोती झरा होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। और नॉर्मल सा वही है, कंटिन्यू फीवर आएगा, है ना। और बॉडी जो होती है उस पर रेड कलर के कुछ दाने दाने से दिखाई देने लग जाते हैं। हालांकि ये है कि ये कुछ रोग ऐसे हैं कि जो अपने आप बाद में थोड़े से ठीक हो जाते हैं। लगभग 2 सप्ताह का समय लगता है, ये ठीक हो जाते हैं। और जो इनका उद्भवन काल होता है वो लगभग 1 से 3 सप्ताह, या मान लीजिए 2 सप्ताह के आसपास का होता है। इतने समय में वे खुद से ठीक हो जाएंगे। और नेक्स्ट है जैसे डायरिया। तो डायरिया भी वही है, हैजे की जैसी कंडीशन है, उनके बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, और बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है। और नेक्स्ट आता है निमोनिया। तो जो निमोनिया होता है वो किससे होता है, डिप्लोकोकस निमोनी, है ना। नोट कर लीजिए थोड़ा सा, निमोनिया किसके कारण होता है, डिप्लोकोकस निमोनी। अब होता क्या है कि जो लंग्स हैं तो उनमें थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, और वहां से क्या होता है कि सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी होगी, हल्की सी स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। और जो मान लीजिए जो हमारा फेफड़े हैं, उनके जो लास्ट वाली फेफड़ों में आप समझ सकते हैं श्वसन वृक्ष पाया जाता है ना। उनके जो अंतिम सिरे होते हैं उनको कहा जाता है एल्वियोलाई।
तो वहां पे क्या होता है, वहां पर थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, और वहां पे क्या, जो म्यूकस आप कह सकते हैं कि श्लेष्म की जैसी कुछ संरचना वहां पे जमा हो जाती है, और बाद में क्या होता है कि जिससे कि हम क्या करते हैं, प्रॉपरली एयर नहीं ले पाते हैं, और बाद में ऐसे महसूस होता है कि दम घुट रहा है या आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो वही क्या है, निमोनिया है। और ये लगभग कितने दिनों का होता है, 1 से लेकर 3, 4, 5 दिन में ठीक हो लेता है। बट कभी कभी ऐसे भी होता है कि छोटे बच्चे हैं, ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो वहां पर थोड़ी सी कंडीशन खराब हो जाती है। और नेक्स्ट है प्लेग। तो जो प्लेग होता है वो किससे होता है, पास्चुरेला पेस्टिस। और इसको किसके द्वारा फैलाया जाता है, चूहों के द्वारा, और चूहों पर एक पिस्सू पाया जाता है जिसको कहा जाता है जिनोप्सिला, है ना। मैम वो तो वही है प्लेग कि वाला बताना। इसको पहचान, प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस। हाँ मेंशन कर देना चाहिए था, ज्यादा अच्छा ये रहता। कोई ना, पीपीटी देंगे ना तो उसमें कर लेंगे, ठीक है। मेंशन ज्यादा बढ़िया ये रहेगा कि वर्ड्स थोड़ी क्लियर होने चाहिए। तो जो प्लेग का कारण क्या होता है, पास्चुरेला पेस्टिस ही है, और जो इसके वाहक होते हैं वो क्या होते हैं, चूहे हैं, उनके ऊपर पिस्सू पाए जाते हैं। वही नॉर्मली उनके माध्यम से क्या होता है, घरों में फैलते रहते हैं। और इसको देखिए पहचानने का सबसे अच्छा रीजन ये है कि अगर मान लो जो चूहे हैं उनकी डेथ अपने आप हो रही है घरों में, आपने मान लीजिए रेड कलर भी नहीं रखा है, फिर भी चूहे पता चल रहा है कि अपने आप ही मर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि हाँ, जो चूहे मारे गए हैं या जो मर रहे हैं वो प्लेग के कारण ही हो रहे हैं। बाद में भाई मनुष्य भी वहीं रह रहा है, तो उनमें भी संक्रमण हो जाता है। तो होता यह है कि जो भी लिम्फ ग्रंथियां होती हैं, जैसे मान लीजिए जहाँ पर बॉडी के जॉइंट है वहां पर एक नोड या गांठ की जैसी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, तो उनमें क्या होता है, बाद में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि काफी सालों पहले ये पूरा महामारी के रूप में भी देखा गया था। तो ज्यादा अच्छा ये है कि प्लेग से बचने के लिए क्या करना है, चूहों को मारना है। मान लीजिए वो इन्फेक्शन ना फैलाएं उससे पहले। और ज्यादा कोशिश ये की जाए कि चूहों का प्रवेश घरों में ना हो, क्योंकि मोस्टली वो लोग सब जगह घूमते रहते हैं, सभी गंदा करते रहते हैं सारी चीजों को। हाँ, नेक्स्ट है टिटेनस या लॉक जॉ, और ये होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा। बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, है ना। अब होता क्या है कि ये लगभग 4 दिनों से लेकर 3 सप्ताह में तक होता है, और बाद में ठीक भी हो जाता है। और इसके माध्यम से क्या होगा कि जो हमारी मसल्स होती हैं उनमें थोड़ी सी ऐंठन, आप कह सकते हैं लकवा टाइप कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और जो जबड़े होते हैं, उनकी जो पेशियां होती हैं, उनमें ऐसे लगता है कि हाँ मतलब स्ट्रेचिंग के जैसा कुछ हो रहा है उसमें। और जो टिटनेस होता है उसका हालांकि बच्चों में टीका भी लगाया जाता है। तो अभी आजकल ये नॉर्मली ज्यादा नहीं देखा जाता है। और आपने सुना भी होगा डीडीटी का टीका लगवाया जाता है ना, डिप्थीरिया। जो डीडीटी का जो टीका लगता है वो किसका लगता है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और काली खांसी, जो जिसको बोलते हैं पर्टूसिस, और तीसरा होता है टिटेनस। तो एक ही में 3 बीमारियों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है। डिप्थीरिया, है ना, पर्टूसिस, या आप कह सकते हैं उसको काली खांसी, और तीसरा होता है टिटेनस। जो डिप्थीरिया है वो नॉर्मली 2 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें ही देखा जाता है मोस्टली। और किसके द्वारा होता है, कोरोना बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक एक बैक्टीरिया है, उसके माध्यम से ही होता है। होता क्या है कि नाक, गले और जो टॉन्सिल्स पाए जा रहे हैं उनमें उनकी जो म्यूकस झिल्ली होती है उस पर ये जो बैक्टीरिया होता है वो थोड़ा सा आक्रमण कर देता है। और बाद में क्या होगा कि वहां पर थोड़ा सा अर्ध ठोस पदार्थ है वो थोड़े से बाहर निकल के आने लगते हैं, और जो झिल्ली होती है वो थोड़ी सी ऊपर से कड़ी हो जाती है। बाद में कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो हृदय है वहां पर भी थोड़ा सा आक्रमण कर दे, या बॉडी के अदर पार्ट्स में भी संक्रमण हो जाए, तो थोड़ा ठीक नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस आप सभी ने सुना ही होगा। ट्यूबरकुलोसिस से तात्पर्य होता है टीबी, है ना, किसके माध्यम से होती है,
माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा। और इसके जो मरीज होते हैं काफी ज्यादा पाए जाते हैं। और होता क्या है कि जो ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या करता है कि जो फेफड़े हैं उन पर थोड़ा सा आक्रमण कर देता है। और बाद में ये है कि दूसरे अदर अंग भी प्रभावित होने लग जाते हैं कि कंडीशन जैसे जैसे पुरानी होती जा रही है वैसे वैसे जो बॉडी के अदर पार्ट्स हैं वो भी इससे संक्रमित होने लग जाएंगे। और लक्षण ये होते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है वो ट्यूबरलिन नामक एक जो टॉक्सिक पदार्थ है उसको भी उत्सर्जित करता है, जिससे कि बॉडी में थोड़ी सी हानि होती है, या आप कह सकते हैं कंडीशन को थोड़ा सा और बिगाड़ रहा है। लक्षण ये होते हैं कि बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, जो थूक आ रहा है या जो बलगम आ रहा है उसमें रक्त आ रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, वजन में कमी हो रही है। ये कुछ इसके लक्षण हैं। और ऐसा नहीं है कि टीबी ठीक नहीं हो सकता, इलाज करवाना है बस, और वो प्रॉपरली बाद में ठीक भी हो जाता है। पर ये ना हो कि भाई कंडीशन भाई बहुत ज्यादा खराब हो गई थी कि पता चला कि फेफड़े ही पूरे खराब हो गए, उसके बाद आप ये सोचोगे कि मान लीजिए हम इलाज करवाते हैं तो वो ठीक हो जाएगा। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक टीका लगाया जाता है बीसीजी, है ना। और बीसीजी का नाम इनके जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम पर ही रखा गया है। और नेक्स्ट है कुष्ठ रोग, है ना, लेप्रे। तो किसके माध्यम से होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा। और मोस्टली ये उन स्थानों पर देखा जाता है जो कि गर्म वातावरण वाले होते हैं। और होता क्या है कि ये थोड़ा सा जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसको ये संक्रमित कर देता है। और बॉडी पर थोड़े से धब्बे टाइप की कुछ संरचनाएं बन जाती हैं। इसमें नॉर्मली ऐसा देखा गया है। या आप कह सकते हैं कि छाले हैं, थोड़े से फफोले हो रहे हैं। और जो हाथ और पैरों की जो उंगलियां हैं उनकी जो स्किन है वो थोड़ी सी टाइट की जैसी कुछ हो रही है। आप कह सकते हैं पपड़ी की जैसी कुछ संरचनाएं बन रही है। तो इसके कुछ लक्षण इस प्रकार से दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं थोड़ा सा वायरल जो डिजीज हैं उनके ऊपर। तो सबसे हाँ लिखा हुआ है एड्स। ये आजकल बड़ा फेमस नेम है। किसके माध्यम से होता है? एचआईवी, जो कि क्या है? एक रेट्रोवायरस है। लक्षण ये है कि जो हमारी लिम्फ नोड होती है उसके आकार में वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए जो शरीर है उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, उसमें बहुत सारी बीमारियां भी हो जाएंगी। और कंटिन्यू फीवर आ रहा है, कुछ इस प्रकार के लक्षण इसमें दिखाई देते रहते हैं। और इसमें याद रखने वाली बात तो बस इतनी सी है कि किसके माध्यम से होता है? एचआईवी वायरस। और ये शायद आपको पहले बता दिया गया होगा कि अगर मान लीजिए किसी को एचआईवी है तो जरूरी नहीं है कि उसको एड्स हो ही हो। वो एचआईवी पॉजिटिव होने के साथ साथ एड्स रहित भी हो सकता है। बट ये नहीं है कि वो बिना दवा खाए ठीक रहे। अगर वो एचआईवी पॉजिटिव है तो उसको कंटिन्यू दवा खानी ही होंगी, तभी वो एड्स से ग्रसित नहीं होगा। वो एचआईवी पॉजिटिव तो रहेगा बट जो कंडीशन है वो एड्स नहीं बनेगी। नेक्स्ट है रेबीज, है ना। तो जो रेबीज है वो इसके जो वायरस होते हैं वो जो भी कैट फैमिली के जितने सारे जानवर होते हैं उन सभी में पाए जाते हैं। कैट फैमिली से आप मतलब समझिए जैसे मान लीजिए कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, इन सभी में इसके जो वायरस है वो देखे जाते हैं। किसके माध्यम से होता है? रेबीज वायरस के द्वारा ही होता है। रेबीज को दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया से मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया है तो उसको बाद में पानी से डर लगने लग जाता है। और होता क्या है कि मस्तिष्क एवं तंत्र में जो रज्जु पाए जा रहे हैं या जो न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं। किसके द्वारा होता है? कुत्ते के काटने पर, या मान लीजिए बिल्ली ने काट लिया है, बंदर ने काटा है। अ, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि इसके जो वायरस होते हैं वो केवल डॉग में ही पाए जा रहे हैं। जैसा कि बता दिया गया है कि जो कैट फैमिली के जितने सारे जानवर होते हैं उन सभी में इसके वायरस देखे जाते हैं।
और जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो लगभग 1 से लेकर 3 महीने तक हो सकता है। कि मान लीजिए अभी काटा है तो अभी कोई परेशानी ना हो, लेकिन पता चलता है 1-2 महीने के बाद उस व्यक्ति को परेशानी होने लग जाए। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आजकल इंजेक्शन भी आते हैं इसके। और नेक्स्ट है वायरल डायरिया। तो अगर वही है कि डायरिया वायरस के माध्यम से हो रहा है वो कंडीशन। और हेपेटाइटिस वही है कि जो लिवर है वो इन्फेक्टेड हो रहा है। तो हेपेटाइटिस में कई कंडीशन आती हैं, जैसे ए है, बी है, सी है ना, ई है। ये हेपेटाइटिस के कुछ प्रकार हैं और ये आपको पहले बता दिए गए हैं कि इनका जो संक्रमण हो रहा है वो या तो वायरस के माध्यम से हो रहा है, या गंदा पानी है या आप गंदा फूड खा रहे हैं उसके द्वारा भी हो रहा है। पानी या फूड के माध्यम से हुआ है तो उसका परेशानी क्रिएट होगी। और नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा को किसके माध्यम से होता है? मिक्सो वायरस, है ना, एक वायरस है जिसको क्या कहा गया है? मिक्सो वायरस। होता क्या है कि जो श्वसन मार्ग होता है ना, उसकी जो झिल्ली है उसमें इन्फेक्शन हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का जुकाम है। एक तो होता है कॉमन कोल्ड, है ना, सामान्य जुकाम, वो ऐसे ही हो गया है 1-2 दिन बाद खुद थोड़ा सा टाइम लगाता है। और होता क्या है, जो श्वसन मार्ग है वो थोड़ा सा संक्रमित हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाती है वहां से। ड्रॉपलेट की जैसी संरचनाएं कुछ सीक्रेट होने लग जाती है। आप कह सकते हैं म्यूकस की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा सीक्रेट होती है, तो परेशानी क्रिएट करेगा। या कह सकते हैं कि पेन होगा, आपको सांस लेने में परेशानी होगी, नाक टपकेगी, खांसी भी आएगी थोड़ी सी। तो नेक्स्ट है चेचक। तो जो चेचक है वो किससे होता है? वेरियोला वायरस के कारण। एक होता है चिकन पॉक्स, दूसरा होता है स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स है वो कौन सा है? चेचक है ना। और चिकन पॉक्स वाला होता है उसको क्या कहते हैं? छोटी माता। एक होती है बड़ी माता। तो जो चेचक है वो किसके कारण होता है? वेरियोला के द्वारा। और जो चिकन पॉक्स होता है वो होता है वेरिसेला। दोनों क्या है? वायरस हैं। और इनकी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जीवन में केवल एक बार ही होते हैं। जैसे चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, मीजल्स है ना, मप्स हैं। ये एक ही बार होते हैं, क्योंकि वायरस वायरस में एक खास पहचान ये होती है कि एक बार संक्रमण होने के बाद जो हमारा शरीर है उसमें कुछ मेमोरी सेल बाकी रह जाती हैं करता है। तो जो मेमोरी सेल होती हैं वो उसके अगेंस्ट काम करने लग जाती हैं। तो वो मतलब आप उस बीमारी से दोबारा से संक्रमित नहीं होंगे। तो चेचक में होता क्या है कि फीवर आता है, बॉडी पर नॉर्मली रेड कलर के दाने दिखाई देते हैं, और पेन है, ये कुछ लक्षण उसमें देखे जाते हैं। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो लगभग 12-13 दिन का होता है। कि ये लगभग इतने दिन में ठीक होने वाला हो जाता है कि आप मिनिमम मानिए कि 15 दिन समथिंग ठीक हो जाएगा। और मैम ये सबको होता है? नहीं, जरूरी नहीं है सबको। नहीं, आपने कहा जीवन होता है। हाँ, जैसे अगर नहीं है, उसका कहने का मतलब अगर किसी को एक हो गया है उसे नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी को मान लीजिए में 6 हैं और उनको, हाँ वैसे तो यही होता है कि इंटरफेरॉन है, या आप कह सकते हैं कि एक मेमोरी सेल की टाइप की जैसी कुछ संरचनाएं हैं, तो दोबारा नहीं होती हैं। बट अभी कोविड-19 के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन यही है कि उसको देखा जा रहा है कि वो दोबारा हो रहा है, या तो उसका कारण म्यूटेशन रहा है या कुछ अदर चीजें। क्योंकि वो लगातार म्यूटेंट हो रहा है, मतलब उसकी संरचना में लगातार बदलाव हो रहा है। और अगर मान लीजिए उसकी संरचना में बदलाव ना हुआ होता तो हो सकता है कि उसका वैक्सीन बन गया होता, और वो खुद को वातावरण के अनुकूल कर रहा है। तो ये थोड़ी सी परेशानी है। बस होता यही है कि वायरस में मोस्टली में यही होता है कि अगर एक बार हो गया है तो वो उस बीमारी से दोबारा ग्रसित नहीं होगा। ओके। चलिए।
नेक्स्ट है डेंगू। तो डेंगू को तो बड़ा फेमस रहा है। कौन सा फीवर बोलते हैं जिसको? हड्डी का बुखार, या क्या करता है वो, बॉडी की जो भी हड्डियां होती हैं, पूरा पेन होने के बाद भी पता चलता है कि कई महीनों तक लगातार पेन हो रहा है। और हड्डियों किसके के द्वारा जोड़। फैलाया जाता है? हाँ, हड्डियों के जो जोड़ होते हैं वहां पर पेन हो रहा है, किसके द्वारा फैलाया जाता है? मच्छर के माध्यम से। कौन सा वाला? एडीज एजिप्टाई, है ना। जैसे मान लीजिए जो मलेरिया होता है वो किसके माध्यम से फैलता है? मच्छर ही है ना, मादा एनाफिलीज है। तो इसी प्रकार से जो डेंगू है, हाँ, जो डेंगू है वो किसके द्वारा फैलता है? एडीज एजिप्टाई। मच्छर की एक प्रजाति है। जैसे एक तो वो है एनाफिलीज है, दूसरा क्यूलेक्स होती है, और एडीज है। तो इन सभी के द्वारा इन लोगों को फैलाया जाता है। मैम, इसमें थोड़ा सा याद यही रहा। हाँ, जो हाथ पैरों की हड्डियों में दर्द होता है वो तो चिकनगुनिया में होता है ना? डेंगू फीवर में भी होता है भाई। डेंगू को ही तो हड्डी हड्डी तोड़ का बुखार भी कहते हैं, हम्म। क्योंकि हड्डियों के हाँ टूटते मैम, जितना दर्द लेकिन होता है। टाइफाइड में भी हड्डियों में दर्द होता है। हाँ, नहीं वो तो होता ही है। देखिए उसमें तो ये बीमारी कोई सी भी रही हो, टाइफाइड में, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, इनमें भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लगता है बहुत ज्यादा बॉडी पेन हो रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पूरी बॉडी पर फफोले निकल के आ रहे हैं, पूरी बॉडी। हाँ, तो जिसकी वजह से बुखार भी तो हो जाते हैं। टॉपिक को खत्म कर लें, है ना। चलो देखिए अभी बस 18 बैच में और लेना है, तो आप एक दो पॉइंट और देख लीजिए थोड़ा सा। देखो एक तो यही हो गया डेंगू, जिसको क्या कहा जाता है? मैम रीढ़ की हड्डी। मैम इसका हाँ, वायरस बता दो फिर से। वायरल तो हिमोरेजिक फीवर ही होता है ना। और वेट, आयुषी का फोन है। पूनम जरा रिकॉर्डिंग बंद करो, भी देखना है थोड़ा, ठीक है। ओके मैम। मैम पीडीएफ शेयर कर देना है इसकी। हाँ बिल्कुल। ये पीडीएफ में एक दो मिस्टेक है, आप लोग उनको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, समझने की कोशिश कर लेना बस। ओके मैम।